हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न एजुकेशन में। और मैं विवेक आज आपके लिए अपनी इस वीडियो में दो मध्यमानों में अंतर की सार्थकता के बारे में बताने वाला हूँ। ये जो टॉपिक है ये हमारे शैक्षिक सांख्यिकी में अनुमानात्मक सांख्यिकी के अंतर्गत प्रतिदर्शजों की सार्थकता को ज्ञात करने की विधियों के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये हमारे जो टॉपिक है ये हमारे एम एजुकेशन और सांख्यिकी के उन सभी कोर्सों के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें स्टैटिस्टिक्स को एक विषय के रूप में शामिल किया गया है। रिसर्च मेथडोलॉजी या अनुसंधान कार्यों में भी सांख्यिकी का इस्तेमाल बहुधा होता है, इसलिए उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ यूजीसी नेट और हमारे टीजीटी पीजीटी और भी कंपटीशन के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और आपके एमएड के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है ना। तो बेसिकली हम ये वीडियोस जो हैं वो एमएड और एमए एजुकेशन के लिए ही बना रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं दो मध्यमानों में अंतर की सार्थकता। शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिए अगर अच्छी लगे तो, और हमारे कमेंट सेक्शन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी चीज़ें जो है आपको पूछनी है हमसे हमारे द्वारा, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपने सुझावों को भी कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हम जल्दी से शुरू करते हैं दो मध्यमानों में अंतर की सार्थकता को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, हमने अनुसंधान कार्यों का मूल उद्देश्य क्या देखा और मूल प्रक्रिया हमने समझी कि किसी भी अनुसंधान कार्य में हम किसी समष्टि के संबंध में अनुमान लगाते हैं और उस समष्टि के विशेषताओं गुण दोषों को पता करने की कोशिश करते हैं और उसकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम उस समष्टि से या उस जनसंख्या से एक सैंपल लेते हैं और जिसे हम प्रतिदर्श कहते हैं, एक प्रतिदर्श लेंगे और उस प्रतिदर्श का अध्ययन हम उस प्रतिदर्श पर रिसर्च करते हैं, न कि पूरी जनसंख्या पर। कारण इसका क्या है? क्योंकि जनसंख्या बहुत बड़ी होती है, व्यवहारिक रूप में इसका पूरी जनसंख्या का अध्ययन संभव नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हम सैंपल लेते हैं और उस सैंपल का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चूँकि सैंपल का अध्ययन हम कर रहे हैं और जो उस सैंपल द्वारा मान आएगा, क्या वही मान पूरी जनसंख्या का भी होगा? ठीक है ना, जैसे ये हमारी पॉपुलेशन है और ये हमारा सैंपल है। पॉपुलेशन से हमने सैंपल लिया और इस सैंपल पर हमने रिसर्च की और हम इस सैंपल के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर ये अनुमान लगाना चाहेंगे कि क्या जो रिज़ल्ट हमारे सैंपल ने दिया है वही चीज़ जनसंख्या के लिए भी है। और जब इस चीज़ का अनुमान लगाएंगे तो इसके लिए हमें सार्थकता को ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो किसी समूह से, किसी समष्टि से एक सैंपल या एक प्रतिदर्श का किसी चर के लिए सार्थकता हमने ज्ञात करना सीख लिया है, किसी प्रतिदर्शज का। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने एक समष्टि से एक सैंपल लिया और इस सैंपल का मध्यमान निकाला। इस सैंपल का क्या निकाला? मध्यमान। अब हम ये देखना चाहेंगे कि क्या जो मध्यमान सैंपल में आया है पूरी जनसंख्या का भी मध्यमान वही है, तो इसके लिए हमें मध्यमान की सार्थकता ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है ना। इसी तरह बहु जो है सहसंबंध की सार्थकता होती है, आवृत्ति या प्रतिशत की सार्थकता होती है। इस तरह की सभी सार्थकताओं को हमने अपनी कुछ पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। लेकिन अनुसंधान कार्यों में हमेशा एक ही सैंपल लिया जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हमारे पास किसी जनसंख्या से दो समूहों को लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, कभी कभी हमारे पास जनसंख्या से दो समूहों को लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है ना, बात समझ में आया? और उन दो समूहों यानी उन दो सैंपल्स का अध्ययन किया जाता है। यानी कि हमारी पूरी जनसंख्या में हो सकता है दो भाग हों, है ना, दो समूह हों और दोनों की अलग अलग विशेषताएं हों। ठीक है, और हम उन दोनों विशेषताओं में के बीच तुलना करना चाहते हों।
ठीक है। ऐसी स्थिति में हमें दो अलग अलग समूहों की ज़रूरत पड़ेगी, दो अलग अलग सैंपल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, दो अलग अलग सैंपल की ज़रूरत पड़ेगी और इन दोनों सैंपल्स के बीच हम तुलना करते हैं, ठीक है, समझ में आया। और देखते हैं कि कौन सा सैंपल अधिक विशिष्ट है या विशेष है उन दोनों सैंपल्स में, ठीक है, बात समझ में आया ना। तो हमारे पास कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी हमें दो समूहों के बीच तुलना करनी हो, दो ग्रुप्स के बीच तुलना करनी हो, तो ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा जो हमारा एक प्रतिदर्शज होता है वो होता है मध्यमान। वो क्या होता है? वो होता है मध्यमान। मध्यमान एक ऐसा प्रतिदर्शज है जो कि किसी समूह का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो हम इन दो समूहों की तुलना करने के लिए मध्यमान को ज्ञात करेंगे और उन मध्यमानों की तुलना करेंगे, समझ में आया। तो यदि हमारे पास पहला समूह S1 है और इसका मध्यमान M1 है, इसी तरह दूसरा समूह है, इसका मध्यमान M2 है। अब इन दोनों मध्यमानों की हम तुलना करेंगे, ठीक है, और तुलना करने के बाद देखेंगे कि क्या अंतर आ रहा है इन दोनों मध्यमानों में, ठीक है। मान लीजिए इन दोनों मध्यमानों में अंतर सिग्मा आ गया, ठीक है। तो क्या यही अंतर इस जनसंख्या का भी होगा जो कि जिससे ये दोनों सैंपल लिए गए हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो ये जो अंतर आया है, ये जो डिफरेंस आया है, ठीक है, ये जो डिफरेंस आया है, क्या यही डिफरेंस जब हम पूरी समष्टि को देखेंगे तो प्राप्त होगा या नहीं? इसी की प्रायिकता को ज्ञात किया जाता है इस जो आज हम पढ़ने वाले हैं दो मध्यमानों में अंतर की सार्थकता के अंतर्गत, ठीक है, समझ में आया ना। तो दो सैंपल्स के बीच आए अंतर को जब हम पूरी समष्टि के संबंध में जानना चाहेंगे, पूरी समष्टि के संदर्भ में जानना चाहेंगे, तो इसके लिए हमें इन दोनों मध्यमानों में अंतर की सार्थकता को ज्ञात करना पड़ेगा। और दो मध्यमानों में अंतर की सार्थकता को ज्ञात करने के लिए एक विधि या एक आप कैसे कह सकते हैं एक परीक्षण, जिसे हम कहते हैं टी परीक्षण। क्या कहते हैं? टी परीक्षण या टी टेस्ट, इसी को कहा जाता है। टी टेस्ट एक ऐसा परीक्षण, एक ऐसा टेस्ट है जिसके उपयोग से हम दो अलग अलग समूहों के मध्यमानों के बीच अंतर की सार्थकता को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अर्थात टी परीक्षण दो मध्यमानों में अंतर के पाए जाने पर, है ना, जो भी अंतर पाया जाता है वह समष्टि के संबंध में संयोगवश पाए जाने की प्रायिकता को बताता है, ठीक है। कितनी प्रायिकता है, समझ में आ गया? बात समझ में आ गई होगी। कुल मिला के यहाँ पर दो समूहों के मध्यमानों के बीच तुलना करने के लिए, उसकी सार्थकता ज्ञात करने के लिए हम दो मध्यमानों में अंतर की सार्थकता को ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो टी परीक्षण के बारे में समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा दो मध्यमानों में अंतर की सार्थकता का, ठीक है। तो आइए अब आगे की चीज़ों को हम समझना शुरू करते हैं, ठीक। तो दो मध्यमानों में अंतर की सार्थकता के परीक्षण में क्या किया जाता है? यह एक अनुमानात्मक सांख्यिकी है और अनुमानात्मक सांख्यिकी के विधियों द्वारा ये देखा जाता है कि समष्टियों में मध्यमानों के अंतर के शून्य होने पर प्रतिदर्श मध्यमानों में अवलोकित अंतर के संयोगवश आने की प्रायिकता क्या है। जो चीज़ अभी मैंने आपको बताई कि ये हमारा पॉपुलेशन है, इसके द्वारा हमने दो सैंपल लिए हैं S1 और ये S2, इनका मध्यमान M1 और इसका मध्यमान M2 है। दोनों के बीच जो हमें कुछ अंतर दिखा था जिसको हम अवलोकित अंतर कहेंगे, अवलोकित अंतर कहा जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। अब ये अवलोकित अंतर क्या हमारी पूरी जनसंख्या पूरी समष्टि में भी है, इसकी प्रायिकता अगर हम देखेंगे तो इसे हम दो मध्यमानों में अंतर की सार्थकता कहेंगे, ठीक है। और ये जो अंतर आया है, क्या ये अवलोकित अंतर संयोगवश आया है
और संयोगवश आने की प्रायिकता जब हम चेक करेंगे तो इसे ही अंतर की सार्थकता कहा जाएगा। ठीक है, समझ बात आ गई। आगे बढ़ते हैं। यदि यह अब निर्णय कैसे लेंगे? यदि ये प्रायिकता, जिस प्रायिकता की हम बात कर रहे हैं, ये प्रायिकता बहुत कम होती है तो अवलोकित अंतर को सार्थक माना जाता है और यह कहा जाता है कि समष्टियों के मध्यमानों में भी अंतर होगा। ठीक है ना। यदि यह प्रायिकता जो संयोगवश आने की प्रायिकता बहुत कम है तो अंतर को हम सार्थक मानते हैं और ये कहते हैं कि समष्टियों के मध्यमानों में भी अंतर होगा। ठीक है। और यदि अवलोकित अंतर के संयोगवश आने की प्रायिकता बहुत अधिक है ना, अगर संयोगवश आने की जो प्रायिकता बहुत अधिक है तब अवलोकित अंतर को संयोगवश आया मानकर इसे और असार्थक कहा जाएगा और ये कहा जाएगा कि समष्टियों के मध्यमानों में कोई अंतर नहीं है। तो ये मध्यमानों की में अंतर की सार्थकता का कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक, तो यहाँ पर प्रायिकता की बात की जा रही है तो हम ये कहेंगे कि दो मध्यमानों में अंतर की सार्थकता के संबंध में जो अनुमान लगाया जाता है वह हमेशा प्रायिकता स्तर के संबंध में होता है। ठीक है, संदर्भ में होता है। तो वास्तव में यहाँ पर क्या हुआ, एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि मध्यमान जो समष्टि का मध्यमान अगर शून्य है, समष्टि का मध्यमान अगर हम शून्य मान लेते हैं तो उसके द्वारा जो सैंपल हमें मिला है, सैंपल जो हमने लिया है उसमें अंतर आने की प्रायिकता क्या है। अर्थात हम मूल रूप से क्या कर रहे हैं, हम मूल रूप से शून्य परिकल्पना की, है ना, हम शून्य परिकल्पना के परीक्षण कर रहे हैं। अर्थात कि दो मध्यमानों में अंतर की सार्थकता का परीक्षण वास्तव में शून्य परिकल्पना जो कि ये कहती है कि मध्यमानों के बीच अंतर शून्य है का परीक्षण है। ठीक है ना, यानी शून्य परिकल्पना का परीक्षण है हमारा ये। हम जानते हैं कि हमें किसी भी प्रतिदर्शज की सार्थकता को ज्ञात करने के लिए मानक त्रुटि का जो है ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, तो दो मध्यमानों में अंतर की मानक त्रुटि हमें ज्ञात करनी पड़ेगी जो कि प्रतिदर्शों के आकार पर निर्भर करती है। ठीक है, यदि प्रतिदर्श जो दो हम प्रतिदर्श ले रहे हैं वो बड़े आकार के हैं, अर्थात उनमें जो उस समूह में लोगों व्यक्तियों की संख्या अगर 30 से अधिक है तो वो बड़ा आकार कहा जाएगा, बड़े आकार का प्रतिदर्श कहा जाएगा। और इसके लिए सूत्र क्या होगा, सिग्मा डी बराबर √S1²/N1 + S2²/N2। और यही यदि प्रतिदर्श छोटे आकार के हैं अर्थात 30 से कम है या बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में सूत्र सिग्मा डी बराबर कर्डी में S1²/N1-1 + S2²/N2-1 ये हो जाएगा। अंतर इन दोनों में केवल इतना है कि जब प्रतिदर्श छोटे आकार का होगा तो ये जो N1 और N2 है इसमें से -1 कर देंगे, बाकी फार्मूला वही रहेगा। ठीक है, तो प्रतिदर्शों के बड़े और छोटे होने के आधार पर जो मानक त्रुटि का सूत्र है वो बदल जाता है। इस मानक त्रुटि का उपयोग दो मध्यमानों के अंतर की जो मानक त्रुटि का उपयोग है वो सार्थकता ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, तो इस सूत्र में जो N1 N2 है वो प्रतिदर्श के आकार हैं और S1 S2 जो हैं वो दोनों प्रतिदर्शों के मानक विचलन हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं। हमने ये समझा कि दो मध्यमानों के बीच अंतर की सार्थकता टी परीक्षण द्वारा या टी टेस्ट द्वारा ज्ञात की जाती है। तो आइए टी टेस्ट के बारे में भी थोड़ी जानकारी हम इकट्ठा कर लेते हैं, जान लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, दो प्रतिदर्श मध्यमानों के अंतर की सार्थकता टी परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है। टी परीक्षण का जो प्रतिचयन वितरण है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, दो प्रतिदर्शों के मध्यमानों के अंतर का जो प्रतिचयन वितरण है वो टी वितरण के समान होता है। वही टी वितरण जिसको गॉसेट ने जो है 1908 में बताया था। टी वितरण क्या है, टी वितरण छोटे प्रतिदर्शों का प्रतिचयन वितरण है। जब प्रतिदर्श छोटे आकार के होते हैं तो उनका जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो उस वितरण को हम टी वितरण कहते हैं। ठीक है, तो दो प्रतिदर्शों के मध्यमानों में अंतर का जो प्रतिचयन वितरण जब हम देखेंगे, है ना, प्रतिचयन वितरण जब हम देखेंगे तो वो टी वितरण के समान होगा। इसीलिए यहाँ पर जो परीक्षण हम कर रहे हैं, अंतर का परीक्षण, उस परीक्षण को टी परीक्षण नाम दे दिया गया है। टी वितरण के समान होने के कारण ही इसका नाम टी परीक्षण दे दिया गया है। समझ में आया ना। तो ये क्या है, टी वितरण है ये। ठीक है ना,
टी वितरण छोटे प्रतिदर्शों के लिए होता है। हाँ, हालांकि अगर हम प्रतिदर्शों का आकार बढ़ाते जाएं तो ये जो टी वितरण है वह सामान्य वितरण के अनुसार होता जाएगा, यानी सामान्य प्रायिकता वक्र के अनुसार होता जाएगा यदि हम आकार को या प्रतिदर्श के आकार को क्या करते जाएं, बढ़ाते जाएं। बात समझ में आ रहा है ना? वो तो एनपीसी के अनुरूप होता जाएगा, यही टी वितरण। तो टी वितरण की खोज जो है वह गॉसेट ने की थी, ठीक है, गॉसेट ने की थी। टी परीक्षण में क्या किया जाता है? तो टी परीक्षण में टी अनुपात ज्ञात किया जाता है, टी रेशियो, जिसको हम टी वैल्यू भी कहते हैं। टी रेशियो की जो वैल्यू आएगी वो टी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो टी अनुपात ज्ञात किया जाता है। टी अनुपात का जो प्रतिपादन है वो WS गॉसेट ने 1908 में किया था। इन्होंने ही टी वितरण का भी प्रतिपादन किया, इसीलिए जो है इसका नाम टी परीक्षण रख दिया गया, ठीक है ना। तो टी अनुपात का प्रतिपादन किसने किया? तो WS गॉसेट ने 1908 में किया था। टी अनुपात वास्तव में क्या है? दो मध्यमानों का अंतर और अंतर की मानक त्रुटि का अनुपात होता है। अर्थात दो मध्यमानों का अंतर, जो हमने M1 और M2 मध्यमान लिया था, इन दोनों का अंतर लीजिए और इसमें अंतर की मानक त्रुटि से भाग देते हैं तो आता है टी अनुपात। और टी अनुपात को जब सॉल्व करते हैं तो आता है टी मान या टी वैल्यू, ठीक है। तो डिफरेंस को M1 और M2 के डिफरेंस को हम D द्वारा दिखा सकते हैं, है ना। तो D/सिग्मा D भी हम इसको लिखते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ को समझते हैं। इससे संबंधित टी अनुपात ज्ञात कर लेने के बाद हमें क्या करना पड़ता है? टी अनुपात ज्ञात कर लेने के बाद हमें स्वतंत्रता की कोटि ज्ञात करनी पड़ेगी। टी अनुपातों की सारणी को देखना पड़ता है और टी अनुपातों की सारणी को देखने के लिए हमें संबंधित स्वतंत्रता की कोटि या डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात करना पड़ेगा। तो दो मध्यमानों में अंतर की सार्थकता के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का सूत्र होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, N1 + N2 - 2, ठीक है ना। हर एक प्रतिदर्शज के लिए अलग अलग डिग्री फ्रीडम का सूत्र होता है, ठीक है। तो इस टी अनुपात के लिए क्या हो जाएगा? N1 + N2 - 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब एक बार हम डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो है निर्धारण कर लेते हैं और सार्थकता स्तर का निर्धारण कर लेते हैं, उसके बाद हम निर्णय लेते हैं। तो निर्णय लेते समय इस बात का आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि यदि परिगणित मान, अर्थात जो टी वैल्यू हम गणना करके निकलेंगे, इसको कैलकुलेटेड वैल्यू कहेंगे, ठीक है। और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम के अनुसार सारणी को देखकर मान ज्ञात करेंगे उसको हम टेबल वैल्यू कहेंगे। कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबल वैल्यू, समझ में आ गया? तो अब यहाँ पर यदि कैलकुलेटेड वैल्यू का मान वांछित सार्थकता स्तर पर सारणी मान से अधिक होता है तो इसे उस सार्थकता स्तर पर सार्थक कहा जाएगा और शून्य परिकल्पना को निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। शून्य परिकल्पना क्या कह रही है कि दोनों मध्यमानों के बीच सार्थक अंतर नहीं है, शून्य परिकल्पना ये कहेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि कैलकुलेटेड वैल्यू, यहाँ पर लिख देते हैं कि यदि कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है टेबल वैल्यू से, है ना, तो हमारी शून्य परिकल्पना जो हो जाती है वो हो जाती है रिजेक्ट। बात समझ में आ गया? और इसी का विपरीत, यदि कैलकुलेटेड वैल्यू, यदि परिगणित टी मान वांछित सार्थकता स्तर पर, यानी जिस सार्थकता स्तर का निर्धारण हमने किया है उस स्तर पर सारणी मान से कम होता है, अर्थात कैलकुलेटेड वैल्यू कम है टेबल वैल्यू से, तो उसे उस सार्थकता स्तर पर असार्थक कहा जाएगा और शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर लिया जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि कैलकुलेटेड वैल्यू कम है टेबल वैल्यू से तो शून्य परिकल्पना को, है ना, एक्सेप्ट जो है वो कर लिया जाएगा। बात समझ में आ गया? ठीक है। तो शून्य परिकल्पना को कब एक्सेप्ट करना है और कब रिजेक्ट करना है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
और आगे की बात को समझते हैं। अब यहाँ पर सार्थकता स्तर कौन कौन से हम किन किन का चुनाव कर सकते हैं। तो 2 सार्थकता स्तरों का उपयोग ज़्यादातर बहुधार किया जाता है। एक जैसा कि पहले भी मैंने बताया रखा है आपको 0.05 और दूसरा 0.01 सार्थकता स्तर। ठीक है, इसके अलावा भी और भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो इन्हीं दोनों सार्थकता स्तरों के पर हम सार्थकता ज्ञात करते हैं अन्य प्रतिदर्शों की। ठीक है, तो टी अनुपातों की भी हम जो है इन्हीं दोनों सार्थकता स्तर पर परिकल्पनाओं का परीक्षण करेंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को समझते हैं। अब सवाल उठता है सारणी मानों का। ठीक है, अब सारणी मान कैसे हम देखेंगे। तो देखिए, जब हम एकल पुच्छीय परीक्षण करते हैं, एकल पुच्छीय परीक्षण जब हम करेंगे, है ना, एकल पुच्छीय परीक्षण हम कैसे पता करेंगे। तो हमारे रिसर्च में जो अनुसंधान परिकल्पना बनी है, उस अनुसंधान परिकल्पना के आधार पर हमें ये पता चलेगा कि परीक्षण एकल पुच्छीय करना होगा या द्विपुच्छीय 1 टेल टेस्ट करना होगा या 2 टेल्ड टेस्ट करना होगा। तो यदि हम 1 टेल्ड टेस्ट या एकल पुच्छीय परीक्षण कर रहे हैं और सार्थकता स्तर 0.05 निर्धारित कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जब सारणी मान 1.66 यानी जो हमने कैलकुलेट किया है टी वैल्यू, उसका मान 1.66 से अधिक होगा तब सार्थक कहा जाएगा। और वहीं पर यदि 0.01 सार्थकता स्तर पर परीक्षण कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में यदि कैलकुलेटेड वैल्यू यानी जो कैलकुलेटेड टी वैल्यू है 2.56 से अधिक होगा तब सार्थक कहा जाएगा। इन दोनों स्थिति में सार्थक होगा, और जब सार्थक होगा तो शून्य परिकल्पना को निरस्त किया जाएगा और वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार कर लिया जाएगा। ठीक है, वहीं यदि द्विपुच्छीय परीक्षण करते हैं और सार्थकता स्तर 0.05 निर्धारित करते हैं, ऐसी स्थिति में यदि कैलकुलेटेड टी वैल्यू 1.96 से अधिक आती है तब सार्थक कहा जाएगा। और वहीं यदि 0.01 स्तर पर परीक्षण कर रहे हैं तो टी वैल्यू 2.58 से अधिक आएगी तब सार्थक कहा जाएगा। और इन दोनों स्थितियों में शून्य परिकल्पना को निरस्त किया जाएगा और वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार कर लिया जाएगा। ठीक है, तो जब बड़े प्रतिदर्श हों अर्थात 30 से अधिक हों, 60, 70, 100, 120 ऐसे बड़े बड़े प्रतिदर्श हों, तो ऐसी स्थिति में हमें टेबल को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें इन्हीं जो है मानों के आधार पर हम डायरेक्ट जो है तुलना कर सकते हैं कि शून्य परिकल्पना स्वीकार हो रही है या निरस्त हो रही है। इसके लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम भी ज्ञात करने की उतनी आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, आप निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु बड़े प्रतिदर्शों के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं होती है सामान्य रूप से। ठीक है, हम निकाल कर देख भी सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यदि प्रतिदर्श छोटे हों तो छोटे प्रतिदर्शों के लिए हमें सारणी अनिवार्य रूप से देखनी पड़ेगी। ठीक है ना, क्योंकि छोटे प्रतिदर्शों के लिए सारणी में जो मान होते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के आधार पर बदलते रहते हैं। ठीक है, यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत बड़ा आ रहा है, बड़ा डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है, तो उसके लिए मान लगभग सेम ही होते हैं। ठीक है ना, इसीलिए बड़े प्रतिदर्शों के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम देखने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन छोटे प्रतिदर्शों के लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम भी ज्ञात करना होगा। और उस डिग्री ऑफ फ्रीडम के आधार पर जो सार्थकता स्तर हमने निर्धारित किया है, चाहे 0.05 हो चाहे 0.01 हो, दोनों ही सार्थकता स्तर पर सारणी मान हमें निकालना पड़ता है। और जो सारणी मान निकालते हैं और उस सारणी मान से कैलकुलेटेड वैल्यू के अधिक या कम होने पर शून्य परिकल्पना के संबंध में निर्णय लेते हैं। ठीक है, एक चीज़ आप जान लीजिए कि मध्यमानों के बीच जितना अधिक अंतर होता है टी अनुपात का मान उतना ही अधिक आता है। यानी दोनों मध्यमानों के बीच अंतर जितना अधिक आएगा, जो अवलोकित अंतर है वो जितना अधिक होगा, टी अनुपात का मान भी उतना ही अधिक आएगा। अवलोकित अंतर और प्रतिदर्शों का आकार बढ़ने पर जो अवलोकित अंतर आ रहा है और जो हमारा सैंपल साइज है वो बढ़ता जाएगा, तो टी अनुपात भी बढ़ता जाएगा। जबकि प्रतिदर्शों में विचलनशीलता के बढ़ने पर टी अनुपात का मान घटता जाता है। ठीक है ना, अगर विचलनशीलता को बढ़ाते जाएंगे टी अनुपात का मान घटता जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे की चीज़ों को समझते हैं। अब नंबर आता है कि जो टी टेस्ट के बारे में हमने जो भी जानकारी
हमने इकट्ठा की, जो हमने लिया, जो हमने समझा, उसके आधार पर अपने अनुसंधान कार्य में कोई समस्या जब आती है तो उसके आधार पर किस तरीके से हम टी परीक्षण करते हैं, इसके लिए एक उदाहरण हम यहाँ पर ले रहे हैं और इस उदाहरण को हम टी परीक्षण करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमने पहले क्या किया। टी परीक्षण करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, परीक्षण का चयन करना पड़ेगा। टी टेस्ट तो हमें करना है, लेकिन कौन सा परीक्षण, वन टेल्ड करना है या टू टेल्ड करना है, ठीक है ना। वन टेल्ड परीक्षण करना है या टू टेल्ड परीक्षण करना है, इनका चयन करना है। और इसका चयन हम कैसे करेंगे, हमारी अनुसंधान परिकल्पना के आधार पर किया जाएगा। दूसरा, सार्थकता स्तर का निर्धारण हम करेंगे। सार्थकता स्तर का निर्धारण करेंगे। कौन कौन से सार्थकता स्तर पे हमें करना है, हम जानते हैं कि हमारे पास 2 सार्थकता स्तर हैं, 0.05 और 0.01। इन्हीं दोनों पर ज़्यादातर किया जाता है। उसके बाद तीसरा काम क्या करेंगे, आप निकालेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात कर लेंगे जो हमारा सूत्र है उसके द्वारा, ठीक है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे ही आप ज्ञात कर लेते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के आधार पर हम टेबल वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं ना, टेबल वैल्यू निकालेंगे। और उसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, 5वां काम क्या करेंगे, टेबल वैल्यू जैसे ही ज्ञात हो जाएगी अब हम ज्ञात करेंगे टी रेशियो या टी अनुपात हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। टी अनुपात जैसे ही ज्ञात कर लेंगे उसके बाद टी रेशियो हमारा आ जाएगा। टी रेशियो ज्ञात करने के लिए हमें डिफरेंस ज्ञात करना होगा और मानक जो है मानक त्रुटि ज्ञात करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद टी रेशियो जैसे ही ज्ञात हो जाएगा तो हम लास्ट में जो हमारा टेबल वैल्यू हमने ज्ञात किया था, इस टेबल वैल्यू से जो टी रेशियो का आएगा उसकी हम तुलना करेंगे, ठीक है। यानी कि टेबल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू में क्या करेंगे, तुलना, ठीक है। उसके बाद लास्ट में शून्य परिकल्पना के संबंध में क्या करेंगे, निर्णय, ठीक है। शून्य परिकल्पना के संबंध में निर्णय लेंगे। यानी ये काम हम यहाँ पर इतने काम करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या लिखा हुआ है, विज्ञान और कला संकायों में, देखिए हमारे पास एक समूह विज्ञान का हो गया, दूसरा कला संकाय का हो गया। अध्ययनरत छात्रों के लिए 2 प्रतिदर्श बने हैं जिसमें क्रमशः 100 और 120 छात्र हैं। दोनों प्रतिदर्शों में छात्रों की संख्या को दे दिया है। अभिरुचि परीक्षण किया गया और उसका मध्यमान और मानक विचलन यहाँ पर आ गया है। मध्यमान पहले समूह का आया है 74.4 और दूसरे समूह का आया है 65.7। मानक विचलन पहले समूह का 8.2 आया है और दूसरे समूह का 9.8 आया है, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, विज्ञान और कला संकाय के छात्रों के मध्यमानों में अंतर की सार्थकता का परीक्षण करना है। अंतर की सार्थकता का यानी कि 2 मध्यमानों में अंतर है, इसकी सार्थकता का परीक्षण करना है। यानी हमारा यहाँ पर जो है अनुसंधान परिकल्पना क्या बनेगी, अनुसंधान परिकल्पना क्या बनेगी, जिसे हम वैकल्पिक परिकल्पना भी कहते हैं, वो ये बनेगी कि इन दोनों मध्यमानों में सार्थक अंतर है, ठीक है। बात समझ में आ गया ना। देखिए जो डेटा दिया है उसको हमने इस टेबल में जो है अरेंज कर दिया है, ठीक से लिख दिया है, ठीक है। अब परिकल्पना यहाँ पर बनेगी कि दोनों मध्यमानों में सार्थक अंतर है। ये हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस या अनुसंधान परिकल्पना या वैकल्पिक परिकल्पना भी इसे ही कहेंगे। तो हमें कह रहा है अंतर है, यानी M1 और M2 में अंतर तो है, लेकिन अंतर कैसा है, धनात्मक अंतर है, ऋणात्मक अंतर है, कौन ज़्यादा है कौन कम है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो जब जानकारी नहीं है तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला काम परीक्षण का चयन करना होता है। तो कौन सा परीक्षण करेंगे, तो हम करेंगे द्विपुच्छीय या फिर 2 टेल्ड टेस्ट करेंगे। द्विपुच्छीय परीक्षण हमें यहाँ पर करना पड़ेगा क्योंकि हमें दिशा का ज्ञान नहीं है परिकल्पना के संबंध में। तो आइए परिकल्पना का निर्माण कर लेते हैं। तो हमने अभी वैकल्पिक परिकल्पना क्या बनाई, जो कि हमारे इस सवाल में दिया हुआ है, दोनों में सार्थक अंतर है। तो वैकल्पिक परिकल्पना H1 कहेगी कि μ1 माइनस μ2 में जो है, यानी कि पहला मध्यमान दूसरे मध्यमानों का अंतर शून्य नहीं है, यानी शून्य नहीं है, अंतर शून्य नहीं है, यानी कि कुछ अंतर है।
है ना। यानी ये वैकल्पिक परिकल्पना ये कह रही है कि μ1 माइनस μ2 बराबर नहीं है 0 के, अर्थात दोनों मध्यमानों में अंतर शून्य नहीं है, अर्थात कुछ अंतर है। यानी इसके विरुद्ध हम इसके वैकल्पिक परिकल्पना के विरुद्ध शून्य परिकल्पना क्या बनाएंगे कि दोनों मध्यमानों में कोई अंतर नहीं है, यानी μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0। दोनों मध्यमानों में कोई अंतर नहीं है, अर्थात μ1 माइनस μ2 डिफरेंस 0 है। इसको हम इस शून्य परिकल्पना को इस रूप में भी लिख सकते हैं कि μ1 बराबर μ2, यानी कि जब दोनों मध्यमानों में कोई अंतर नहीं अर्थात बराबर है, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हमने परिकल्पनाएं बना ली। आइए अब आगे की चीज़ को देखते हैं। अब हम जानते हैं कि टी रेशियो हमें ज्ञात करना है, और टी रेशियो को ज्ञात करने के लिए हमें m1 और m2 का डिफरेंस चाहिए और साथ ही साथ मानक त्रुटि चाहिए, दो चीज़ें चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम डिफरेंस ही ज्ञात कर लेते हैं। जब डिफरेंस ज्ञात करेंगे आप तो दोनों मध्यमानों का डिफरेंस 74.4 माइनस 65.7 आएगा 8.8। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस ज्ञात करना है, सब्सट्रैक्ट नहीं, घटाना नहीं है, डिफरेंस ज्ञात करना है। अर्थात अंतर, यानी कि अंतर ये घटाने पर ऋणात्मक भी आ सकता है, तो हम चिन्ह का ध्यान नहीं देंगे। डिफरेंस ज्ञात करने में हम चिन्ह का ध्यान यहाँ पर नहीं देंगे, माइनस आएगा तो छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ प्लस में आ रहा है। अब दूसरा काम है मानक त्रुटि ज्ञात करना। हमने डिफरेंस ज्ञात कर लिया है, मानक त्रुटि सिग्मा डी ज्ञात करेंगे। चूँकि प्रतिदर्श बड़ा है, 100 और 120 छात्र हैं समूहों में, तो प्रतिदर्श बड़ा है। ऐसी स्थिति में हम बड़े प्रतिदर्श की मानक त्रुटि ज्ञात करेंगे, अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस जो है s2 स्क्वायर अपॉन n2। ठीक, अब इसमें वैल्यू जब रखते हैं जो हमारी टेबल में दी हुई है, तो 8.2 का स्क्वायर अपॉन 100 प्लस 9.8 का स्क्वायर अपॉन 120 और अंडर रूट। जब ये पूरा सॉल्व करते हैं तो वैल्यू जो आती है वो आती है 1.21 वैल्यू आती है। अब हमारे पास डिफरेंस भी आ गया और मानक त्रुटि भी आ गई। अब हम यहाँ पर टी रेशियो ज्ञात कर सकते हैं, टी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र क्या हो जाएगा, डी अपॉन सिग्मा डी। डी का मान आ गया 8 डी का मान जो हमारा आ गया वो 8.8 आ गया, और सिग्मा डी का मान 1.21। जैसे ही आप इसमें डिवाइड करते हैं जो वैल्यू आती है वो आती है 7.27 वैल्यू आ जाती है, यानी टी वैल्यू आ गई। जब हमारे पास टी वैल्यू आ गई तो अगला काम हम क्या करेंगे, हम टेबल वैल्यू से इसकी तुलना करेंगे। तो टेबल, चूँकि प्रतिदर्श बड़ा है तो बड़े प्रतिदर्शों के लिए मैंने आपको बताया था कि यदि बड़े प्रतिदर्शों के लिए यदि 0.01 स्तर पर मान 2.5 से अधिक है तो सार्थक कहलाएगा, है ना, और 0.05 स्तर पे 1.66 से अधिक है तब सार्थक कहलाएगा। तो हम देख रहे हैं ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है टी वैल्यू, ये तो दोनों ही स्तर पे मानों से अधिक है, 2.56 से भी और 1.66 से भी, है ना, दोनों से अधिक है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों ही स्तरों पर ये जो सार्थक, दोनों ही सार्थकता स्तरों पर ये जो मान आया है ये सार्थक है। ठीक है, ठीक है, दोनों ही स्तरों पर क्या है, सार्थक है। और दोनों ही स्तरों पर सार्थक होने है अगर, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही स्तरों पर शून्य परिकल्पना निरस्त की जा सकती है। शून्य परिकल्पना ये नहीं कह रही थी दोनों मध्यमानों में अंतर शून्य है, इसको हम निरस्त कर देंगे। तो अंतर जब शून्य है तो कौन एक्सेप्ट हो जाएगा, वैकल्पिक परिकल्पना हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी, स्वीकृत हो जाएगी, जो ये कहती है कि दोनों मध्यमानों में अंतर शून्य नहीं है, अर्थात कुछ अंतर है। ठीक है, समझ में आया, यानी दोनों मध्यमानों में अंतर है। अब इतनी कैलकुलेशन को हम एक टेबल में अरेंज कर देते हैं। ठीक है, टेबल में अरेंज करेंगे तो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक, टेबल में जैसे अरेंज करेंगे तो यहाँ पर इस टेबल में आप देखिए सारी वैल्यूज़ को हमने इस टेबल में लिख दिया है ना। कभी भी रिसर्च हम करते हैं तो रिसर्च पेपर जब बनाते हैं तो रिसर्च पेपर में कैलकुलेशन हम नहीं दिखाते हैं, हम केवल जो वैल्यू कैलकुलेशन में आई थी उसको एक टेबल में रख देते हैं, कुछ ऐसे जैसे यहाँ पर लिखा गया है। तो डिफरेंस देखिए सारी चीज़ें लिख दी है। दो सार्थकता स्तरों का उपयोग हमने किया है और दोनों ही सार्थकता स्तरों पर शून्य परिकल्पना को निरस्त कर दिया गया है और दोनों ही सार्थकता पर वैकल्पिक परिकल्पना स्वीकार कर ली गई है। ठीक है, आशा है बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और उदाहरण लेते हैं जो कि छोटे प्रतिदर्शों के लिए है। ठीक है, ठीक, तो आइए ये जो दूसरा उदाहरण है इसमें आप देखिए, इसमें जो है कह रहा है कि कक्षा 8 और 10 के छात्रों के प्रतिदर्शों के, अर्थात हमारे पास दो समूह हैं 8 और 10 कक्षा के विद्यार्थियों के, है ना। सामान्य ज्ञान परीक्षण किया गया और
प्राप्तांकों के मध्यमान और मानक विचलन को इस सारणी में दिया गया है, या इस सारणी आपके पास लिखी हुई है ना। कक्षा 10 के छात्रों का मध्यमान, कक्षा 10 के छात्रों का जो मध्यमान है ना, वो सार्थक रूप से अधिक है कक्षा 8 के विद्यार्थियों से। ये कह रहा है, ये आपको चेक करना है, ठीक है ना, कि कक्षा 10 के छात्रों का मध्यमान कक्षा 8 के मध्यमानों से सार्थक रूप से अधिक है, इसका परीक्षण आपको करना है, ठीक है। और आप कक्षा 8 में कुल 25 विद्यार्थी हैं, 10 में 28 विद्यार्थी हैं। दोनों का मध्यमान आप यहाँ पर देख सकते हैं 55.24 और 62.76, 11.75 मानक विचलन है पहले समूह का, दूसरे समूह का 10.38 है। आप दोनों में से किसी को पहला समूह और दूसरा समूह मान सकते हैं। हमने कक्षा 8 को पहला और 10 को दूसरा समूह माना है। अब हमारा सबसे पहला काम कौन सा परीक्षण होगा? एकल पुच्छीय 1 टेल्ड टेस्ट होगा कि 2 टेल्ड टेस्ट होगा? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हमसे पूछ रहा है कि क्या 10 के छात्रों का मध्यमान कक्षा 8 के मध्यमान सार्थक रूप से अधिक है, अर्थात यहाँ पर हमें दिशा दे दिया है कक्षा 10 का मध्यमान अधिक है कक्षा 8 से, अर्थात ये जो है हमें यहाँ पर दिशा पता है परिकल्पना की। तो वैकल्पिक परिकल्पना में हमें कक्षा 10 के छात्रों का मध्यमान अधिक मानना है और कक्षा 8 के विद्यार्थियों का मध्यमान कम मानना है। इसी का परीक्षण हमें करना होगा, यानी यहाँ पर दिशीय परिकल्पना बन रही है और इसके लिए हमें एकल पुच्छीय या 1 टेल्ड टेस्ट हमें करना पड़ेगा, ठीक है। एकल पुच्छीय परीक्षण करना पड़ेगा यहाँ पर। अब एकल पुच्छीय परीक्षण से के लिए हम यहाँ पर जो है परिकल्पना क्या बनाएंगे? हमारी चूँकि अनुसंधान या वैकल्पिक परिकल्पना ये कहेगी कि कह रही है कि मध्यमान एक μ1 इज़ लेस देन μ2, अर्थात दूसरे समूह का मध्यमान अधिक है पहले समूह के मध्यमान से, ठीक है। तो इसके विरुद्ध शून्य परिकल्पना क्या बनेगी कि दोनों मध्यमानों में कोई अंतर नहीं है, μ1 माइनस μ2 इक्वल टू 0 या μ1 बराबर μ2, ठीक है। तो अब ये जो है परिकल्पना बन गई। अब हम इसी शून्य परिकल्पना का परीक्षण करेंगे, देखते हैं कि ये स्वीकार होती है या निरस्त होती है। तो हम दोनों ही स्तरों पे ज्ञात करेंगे, 0.05 और 0.01 दोनों ही सार्थकता स्तरों पर हम देखेंगे कि किस स्तर पर ये परिकल्पना स्वीकार होती है और किस स्तर पर निरस्त होती है। तो आइए यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, चूँकि प्रतिदर्श छोटे हैं तो छोटे प्रतिदर्शों के लिए हमें टी टेबल देखना होगा, और टी टेबल देखने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें पता होना चाहिए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात करने के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे, n1 + n2 - 2। 25 + 28 - 2 है ना। पहले समूह में 25, दूसरे समूह में 28 लोग थे, और जब सॉल्व करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा है? डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है 51, ठीक है। सार्थकता स्तर हमारे पास 10.05 है और 10.01 है, ठीक। अब इन दोनों सार्थकता स्तरों पर और डिग्री ऑफ फ्रीडम 51 के आधार पर हम सारणी मान को ज्ञात करेंगे। सारणी में देखते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 51 और सार्थकता स्तर 0.05, 0.01 पर क्या सारणी में मान दिया हुआ है। तो आइए अब हमें सारणी को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से, ठीक है। एकल पुच्छीय सारणी को हमें देखना है। किसको देखना है? चूंकि हम एकल पुच्छीय परीक्षण कर रहे हैं तो एकल पुच्छीय सारणी में हम देखेंगे। आइए उस सारणी को देखते हैं कि सारणी को कैसे देखा जाता है। तो आइए हम सारणी पर चलते हैं। तो ये रही हमारी टी टेबल या टी सारणी। ध्यान दीजिएगा, हमें कौन सा परीक्षण कर रहे हैं हम? तो एकल पुच्छीय कर रहे हैं, ठीक है। एकल पुच्छीय परीक्षण कर रहे हैं। दूसरी चीज़, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया है? तो 51 आया है। सार्थकता स्तर कौन कौन लिए हैं हमने? 0.05 और 0.01, ये अपने मन से लेते हैं सार्थकता स्तर, ठीक है। तो अब इस सारणी को ज़रा देखिए, इस सारणी में किस तरह से मान लिखे हुए हैं। अगर आप बाईं ओर जाएंगे तो कॉलम में डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा हुआ है, ठीक है। और यदि आप पंक्ति में या रो में दाहिनी ओर जाते हैं तो आपको 2 मान दिखते हैं। ऊपर लिखा हुआ है एक पुच्छीय परीक्षण के लिए सार्थकता स्तर 0.05, 0.25, 0.1 और 0.005। हमें कौन सा लेना है? तो 0.05 लेना है और 0.01 लेना है। इन दोनों मानों से कोई मतलब नहीं है। और इसी सारणी में नीचे की ओर आप देखिए,
दूसरी निचली रो में द्विपुच्छीय परीक्षण के लिए मान लिखे हुए हैं। तो यदि हमें द्विपुच्छीय परीक्षण करना होगा तो हम इस पंक्ति में लिखे गए सार्थकता स्तरों को चुनेंगे, ठीक है। लेकिन हमें तो एकल पुच्छीय के लिए देखना है, तो हम ऊपर वाले सार्थकता स्तरों को देखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आया था वो कितना आया था, 51 आया था। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम में नीचे की ओर चलिए यहाँ पर, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम में नीचे की ओर अगर आप जाते हैं तो आपको यहाँ पर 50 तो दिख रहा है मगर 51 नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसी 50 को हम मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि 50 और 51 में बस एक का अंतर है डिग्री ऑफ फ्रीडम में। तो हम लगभग इसी की सीध में चलेंगे। 60 बहुत अधिक हो जाएगा, इसी की सीध में हम चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमें हमने तो कौन सी कॉलम में देखना है। तो सबसे पहला कॉलम पहला कॉलम है 0.05 का और तीसरा कॉलम है 0.01 का। तो आइए पहला कॉलम यहाँ पर हम लिख देते हैं। पहला कॉलम है 0.05 का और ये जो तीसरा कॉलम है वो है 0.01 का। अब इसमें जो 50 के सामने क्या वैल्यू लिखी हुई है, 50 के सामने वैल्यू लिखी हुई है 1.68, ठीक है। और थोड़ा आगे बढ़ते जाते हैं आप, ठीक है। तो तीसरे कॉलम में आपको वैल्यू क्या दिख रही है, 2.40, ठीक है। तो 1.68 और 2.40, ठीक है। 0.05 स्तर पे जो टेबल वैल्यू है वो 1.68 है और 0.01 स्तर पे जो टेबल वैल्यू है वो 2.40 है, ठीक है। तो 1.68 और 2.40। अब इस वैल्यू को हम अपने सवाल जहां हम हल कर रहे थे वहां पर ले जाएंगे। तो चलिए आइए हम वहां पर चलते हैं जहां पर सवाल को हल कर रहे थे, ठीक है। तो ये देखिए 1.67 और जो है हमारा यहाँ पर 2.40 यहाँ पर वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। अब इसी टेबल वैल्यू की तुलना हम जो कैलकुलेटेड टी वैल्यू आएगी उससे करेंगे। तो अब चलिए अगला काम हमारा होता है टी रेशियो ज्ञात करने का। तो टी रेशियो ज्ञात करने के लिए हम डिफरेंस और मानक त्रुटि ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मानक त्रुटि ज्ञात कर लेते हैं। चूँकि प्रतिदर्श छोटा है तो छोटे प्रतिदर्श की मानक त्रुटि का फार्मूला ये स्क्रीन पर दिख रहा है। आइए इसमें वैल्यू को रखते हैं। हम रखेंगे जैसे ही 11.75 का स्क्वायर बटे 25-1 प्लस 10.38 का स्क्वायर अपॉन 28-1। जैसे ही इसको और अंडर रूट में रखेंगे, जैसे ही सॉल्व करते हैं तो आपके पास अंडर रूट 9.6666 आता है। इसका वर्गमूल आप ज्ञात करते हैं तो जो हमारा मानक त्रुटि आती है वो 3.12 आती है, यानी मानक त्रुटि हमने ज्ञात कर ली। अब डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस जो हमारा आएगा वो आएगा 7.52। चूँकि ये आएगा -7.52, 55 में से 2 4 माइनस 62.76 घटा रहे हैं तो माइनस में आएगा। लेकिन हमें चूँकि डिफरेंस ज्ञात करना है तो माइनस चिन्ह को छोड़ देंगे, ठीक है। आएगा हमारा 7.52, ठीक। अब 7.52 आ गया। अब हमारे पास मानक त्रुटि भी आ गई है और डिफरेंस भी आ गया है। अब टी रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। तो टी रेशियो के लिए D/σ करेंगे। 7.52 बटे 3.12 आ जाएगा, ठीक। और जो हमारी टी रेशियो की वैल्यू आएगी या टी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2.41। अब इस टी वैल्यू की तुलना दोनों ही सार्थकता स्तरों पर आए हुए टेबल वैल्यू से करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि 0.05 जो सार्थकता स्तर पर जो टेबल वैल्यू आई है ना, वो तो कम, वो उससे हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है अधिक है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि 0.05 सार्थकता स्तर पर जो टेबल वैल्यू है 1.67 वो कम है किससे, 2.41 जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ना, और टेबल वैल्यू ये है। समझ में आ गया? लेकिन 0.01 सार्थकता स्तर पे हम देख रहे हैं कि जो टेबल वैल्यू है वो तो 2.40 है और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 2.41 है, 2.41 है। और 2.41 2.40 से क्या है ना,
2.41 अधिक है और 2.40 जो है वो कम है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि 2.05 स्तर पर सारणी मान से अधिक है, लेकिन जो टेबल वैल्यू है वो 2.40 आई है। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो हमारी कैलकुलेटेड टी वैल्यू आई है जो कि 2.41 है वो 1.67 से भी अधिक है और 2.40 से भी अधिक है, दोनों से अधिक है। अर्थात ये 0.05 स्तर पे भी और 0.01 स्तर दोनों ही सार्थकता स्तरों पर जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो अधिक है। तो जब अधिक है तो हम ये कहेंगे कि दोनों ही सार्थकता स्तरों पर ये जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो सार्थक मानी जाएगी। 0.05 स्तर पर भी मान सार्थक है, इसलिए इस स्तर पे शून्य परिकल्पना को निरस्त किया जाएगा और 0.01 स्तर पे भी ये सार्थक कहलाएगा क्योंकि इस पे भी अधिक है, इसलिए शून्य परिकल्पना को यहाँ भी निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी दोनों ही सार्थकता स्तरों पर वैकल्पिक परिकल्पना जो कि ये कहती थी कि कक्षा 10 का मध्यमान अधिक है और कक्षा 8 का मध्यमान कम है, इस वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार कर लिया जाएगा। और इसको जब हम टेबल के रूप में जब दिखाएंगे तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है ना, दोनों ही स्तरों पर सार्थकता स्तर हमने यहाँ लिख दिया है और जो हमारी शून्य परिकल्पना है ये दोनों ही स्तरों पर निरस्त हो जाएगी, 0.05 पर भी और 0.01 स्तर पर भी। क्यों? क्योंकि टेबल वैल्यू दोनों ही स्तरों पर कम है और कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, और वैकल्पिक परिकल्पना स्वीकृत की जाएगी दोनों ही स्तरों पर। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी? तो इस तरीके से देखिए, एग्ज़ाम में अगर टी टेस्ट करने को कहेगा तो या तो वो बड़े प्रतिदर्शों को देगा जिसके लिए हमारा मान फिक्स है, उसको आप याद कर सकते हैं। लेकिन यदि छोटे प्रतिदर्श हमें दे देता है तो चूंकि एग्ज़ाम में तो टी टेबल हमारे पास होती नहीं है, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में हमें शून्य परिकल्पना के संबंध में निर्णय लेने के लिए नहीं कहेगा, वो केवल टी रेशियो या टी वैल्यू ज्ञात करने की बात बस कहेगा। टी वैल्यू ज्ञात करके आप वहाँ से छोड़ दीजिए, क्योंकि निर्णय लेने के लिए तो हमें टी टेबल चाहिए और एग्ज़ाम में टी टेबल नहीं होता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं। या फिर वो वैल्यू दे देगा दोनों, या फिर ऐसा कर सकता है कि 0.5 स्तर पे और 0.01 स्तर पे जो टेबल वैल्यू है वो दे सकता है, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें फिर निकालना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम में देखिए, एग्ज़ाम में हमें बस टी रेशियो ही निकालने तक बोलता है, निर्णय लेने के लिए नहीं कहता है। ठीक है, तो आइए, आशा है आपको टी परीक्षण के संबंध में सभी जानकारी मिल गई होगी और उसके आधार पर टी परीक्षण कैसे करते हैं वो भी बात आपको समझ में आई होगी। आइए हम एक और चीज़ को जानते हैं जो कि एग्ज़ाम में अक्सर और बहुधा जो है बहुत अधिक मात्रा में पूछा जाता है, टी परीक्षण की मान्यताओं के संबंध में। तो टी परीक्षण की मान्यताओं के संबंध में हम क्या पढ़ेंगे? एजम्पशंस ऑफ टी टेस्ट। ठीक है, चूँकि टी परीक्षण एक मान्यता युक्त सांख्यिकीय परीक्षण है, इसलिए इसके प्रयोग करने से पहले हमें इसकी मान्यताओं की जानकारी होना चाहिए कि क्या जो हम डेटा लिए हैं, जो आंकड़े हमारे पास हैं, वो टी परीक्षण की मान्यताओं को पूरा कर रहे हैं कि नहीं। तो आइए, हमारे पास 3 मान्यताएं हैं टी परीक्षण की। इन तीनों मान्यताओं को आप याद कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। सबसे पहली मान्यता कहती है कि दोनों प्रतिदर्श, जो 2 प्रतिदर्श हमने लिए हैं समूह से, समष्टि से, वह रैंडम विधि से छांटा गया हो, या किसी एक समष्टि से छांटा गया हो या 2 अलग अलग समष्टियों से छांटा गया हो, लेकिन रैंडम विधि से छांटा गया होना चाहिए। रैंडम विधि क्या होती है तो इसको हम अपने चैनल पे एक वीडियो में हमने समझा रखा है। दूसरा मान्यता है कि दोनों प्रतिदर्शों के प्राप्तांक अलग अलग सामान्य प्रायिकता वक्र के अनुरूप होने चाहिए। ठीक है, तो दोनों समूहों के जो प्राप्तांक हैं वो सामान्य प्रायिकता वक्र के अनुरूप वितरित हैं, ऐसा होना चाहिए। ठीक, तीसरी चीज़, दोनों प्रतिदर्शों के प्राप्तांक का प्रसरण, जिसको हम वेरिएंस भी कहते हैं, वेरिएंस लगभग समान होना
चाहिए। तो ये 3 मान्यताएं हैं, तीनों मान्यताओं को आप कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा में पूछता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर इन तीनों को अलग अलग नाम से हम जानते हैं। सबसे पहला जो हमारा मान्यता है उसको हम रैंडम चयन कहते हैं, क्योंकि ये रैंडम चयन की मान्यता। दूसरी मान्यता को हम सामान्य वितरण की मान्यता, और तीसरी मान्यता को हम प्रसरण की समजातीयता की मान्यता कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो लास्ट की 2 मान्यताएं हैं, सामान्य वितरण की मान्यता और प्रसरण की मान्यता, इन दोनों मान्यताओं को सैंपल का आकार बढ़ा देने पर ये दोनों मान्यताएं पूरी हो जाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। यदि सैंपल का आकार बढ़ा देंगे तो ये लास्ट की जो 2 मान्यताएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। ठीक है, और पहली मान्यता को पूरा करने के लिए हमें सैंपल को रैंडम विधि से चयन करना होगा। एक उचित रैंडम विधि सैंपल की प्रकृति के अनुसार, समष्टि की प्रकृति के अनुसार जो है हम रैंडम विधि से छाटेंगे। ठीक है ना। तो आशा है आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव है, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो में हमने आपको पूरी डिटेल में जानकारी दी है। मेरी आशा है कि यूट्यूब पर इतनी डिटेल्ड वीडियो आपको एग्जाम्पल्स के साथ नहीं मिलेगी। ठीक है ना। तो हम आपको डीप और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देने की कोशिश करते हैं हमेशा। ठीक है, और इसलिए आप हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी सब्सक्राइब कर सकें। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।